नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके राम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का भूगोल का एक चैप्टर है क भूमि संसाधन। भूमि संसाधन चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन है। 2 नंबर में कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। आइए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इसका उत्तर होगा एड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेंगूर मृदा। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में है। राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह वहाँ एक संकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। जलोढ़ मृदा में गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर आदि फसलें प्रमुखता से लगाई जा सकती है। आइए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च कृषि से तात्पर्य समोच्च जुताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है। ये जो कृषि है खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ वर्षा का जल बहुत तेजी से बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बाहर ले जाता है, उससे मिट्टी को रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहने की संभावना कम होती है। अर्थात जो वर्षा की जल है और उपजाऊ जो मिट्टी है वो नहीं बह पाती है ढलानी क्षेत्र में, जिसके कारण खेत की नमी हमेशा बनी रहती है। 3 नंबर प्रश्न करा है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पटकिया कृषि उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित की जाती है। इन घास की पट्टियों के कारण पवन का जोर खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके अलावा ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी खाली नहीं रहने पाए। इसके लिए लगातार कृषि पद्धति भी अपनानी पड़ती है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? इसका उत्तर होगा भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिमी बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के मुहानों पर डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की विशेषता है कि इन सभी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है। स्थान के अनुसार डेल्टाओं पर धान, जूट, पाट,
कुछ गेहूं की फसलें, मक्का, दलहन आदि भी उपजाए जाते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो सबसे पहले जानेंगे फसल चक्रण। फसल चक्रण का अर्थ है कि प्रति वर्ष फसलों को अदल बदल कर प्रत्येक वर्ष अदल बदल कर लगाने की पद्धति को हम फसल चक्रण कहते हैं। खेत में यदि एक वर्ष धान फसलें बोई जाए तो अगले वर्ष दलहन फसलें अवश्य बोई जाए। दलहन फसल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिससे भूमि की उपज शक्ति बनी रहती है। इस प्रकार कपास और तिलहन की खेती में बारी बारी से करने से मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। कहने का मतलब है कि हम अपने खेत में फसलों को अदल बदल कर प्रत्येक वर्ष अगर फसल को बदल कर लगाते हैं तो हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊपन है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर एक ही फसल को हमेशा हमेशा लगाते हैं तो इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण कोई भी फसल अच्छा से नहीं उपज पाता है। अतः फसल चक्रण मिट्टी की उपजाऊ या उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। ये रही आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका अगला वीडियो में मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए। धन्यवाद।